हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने एमकॉम इग्नो के सब्जेक्ट MCO3 को। ये यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। ये चारों टिप्पणियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली है केस रिसर्च, दूसरी है प्रयोगात्मक अनुसंधान मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तीसरा है ऐतिहासिक अनुसंधान मीन्स हिस्टोरिकल रिसर्च और चौथा है तुलनात्मक अनुसंधान विधि मीन्स कंपैरेटिव रिसर्च मेथड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम केस अनुसंधान को। हम बुक से पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन इसको स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है कि मैम हमारे पास बुक नहीं है, इसलिए हमें इसे बुक से पढ़ना ज़्यादा बेटर है। और मेरा मानना है कि बुक में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होती, इसलिए हमें बुक को ढंग से रीड करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा है केस अनुसंधान मीन्स केस रिसर्च। तो केस अनुसंधान को एक महत्वपूर्ण अनुसंधान माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। केस अनुसंधान विभिन्न प्रकार की समस्याओं तथा विशेषताओं का गहन अध्ययन करता है, क्योंकि केस की स्टडी करेगा ना, उस पर पूरा रिसर्च कर रहा है, तो जो समस्या हैं और जो उसकी विशेषता है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा गहराई से, बहुत डीपली इसको स्टडी करता है तथा सुधार हेतु सुझाव देता है। अब केस को के बारे में जब हमें पता चल जाएगा, डीपली हमने उसको स्टडी कर लिया है, तो उसमें किस तरह से सुधार किए जा सकते हैं, क्या करेक्शन की जा सकती हैं, और साथ में ये सुझाव भी देता है कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो केस अनुसंधान किसी समस्या या इकाई का गंभीरतापूर्वक अध्ययन है। इसके अतिरिक्त केस अनुसंधान निम्नलिखित में से किसी के संदर्भ में भी किया जा सकता है। तो किस किस के संदर्भ में हम कर सकते हैं केस अनुसंधान को? जैसे हम किसी फर्म का केस रिसर्च कर सकते हैं। कोई समस्या आई है फर्म में, तो उसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे, फिर उसका रिसर्च करेंगे। किसी इंडस्ट्री मीन्स उद्योग का किया जा सकता है, सामाजिक समूह का किया जा सकता है, जो हमारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, किसी घटना का मीन्स किसी इवेंट का भी अनुसंधान किया जा सकता है, किसी संस्थान इंस्टीट्यूशन का, किसी सामाजिक इकाई इत्यादि का। तो पीवी यंग के अनुसार, पीवी यंग एक इकोनॉमिक्स है, उन्होंने कहा है कि केस अध्ययन एक सामाजिक इकाई का व्यापक अध्ययन है। तो जो भी हमारी सोशल यूनिट है, उसका व्यापक अध्ययन करना ही केस अध्ययन करना होता है। केस अनुसंधान एक व्यक्ति के संदर्भ में भी हो सकता है, एक समूह के संदर्भ में भी, एक समाज में संस्था के संदर्भ में भी और किसी समुदाय के संदर्भ में भी हो सकता है। तो अगर आप किसी इकोनॉमिक्स का नाम लिख रहे हो, जैसे हमने लिखा पीवी यंग के अनुसार, तो फिर डेफिनेशन आपको एज इट इज़ देनी होगी, और अगर आप नाम नहीं लिख रहे हो तो कुछ वर्ड्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी के अकॉर्डिंग कहते हैं तो हमें वर्ड टू वर्ड ही देना होता है। तो एक केस अनुसंधान में सभी चीज़ों का अध्ययन करने का लक्ष्य होता है कि जो भी हमारे सामने समस्या से संबंधित कोई भी चीज़ें आ रही हैं, उसका हमें डिटेल में स्टडी करना होता है, अध्ययन करना होता है। केस अनुसंधान परिस्थिति या घटना के जटिल कारकों का अध्ययन करता है। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स होते हैं ना, किसी इवेंट के, किसी परिस्थिति के, किसी सिचुएशन के, तो उसका बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करता है। केस अनुसंधान केस की सामान्य तथा जटिल विशेषताओं का वर्णन भी करता है, जो इसकी नॉर्मल या कॉम्प्लेक्स करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनका भी पूरा वर्णन करता है। केस अनुसंधान सूचनाओं की प्राप्ति में भी काफ़ी सहायक होता है। तो 5-5 मार्क्स की टिप्पणियाँ आती हैं, आप इसे ढंग से पढ़िएगा, 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सेकेंड है हमारा प्रयोगात्मक अनुसंधान मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यह एक महत्वपूर्ण रिसर्च है। यह अनुसंधान भौतिक विज्ञानों के परिणाम और कारण के बीच में संबंध स्थापित करता है कि ठीक है, तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, हमारा फिजिक्स, उसमें क्या रीजंस हैं और उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। हम कहते हैं ना, कोई कारण होता है तभी तो उसका परिणाम आता है। जैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, ये कारण था, और उसका रिजल्ट आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, तो ये परिणाम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंट करके देखो, कोई ना कोई रीज़न होगा, उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो इसके अतिरिक्त जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, वो तर्क संगत निष्कर्षों के प्रमाणन हेतु भी एक महत्वपूर्ण साधन है कि जो भी तर्क संगत निष्कर्ष होते हैं, हमारे लॉजिक कंक्लूजन्स होते हैं, उसका प्रमाण देने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। उसका ये साथ में प्रमाण दे सकता है, प्रूफ दे सकता है, ठीक है। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान विभिन्न समाज विज्ञानों जैसे कि मनोविज्ञान मीन साइकोलॉजी, समाजशास्त्र मीन सोशोलॉजी, उसमें भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये भौतिक विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में भी प्रयुक्त होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर होने वाला प्रभाव का अध्ययन है। देखिए, स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन है, इसका क्या मतलब है? जैसे हम एक्स में निकालते हैं ना, सपोज हम कहते हैं x = y + 2,
ठीक है। तो y क्या है, y है स्वतंत्र चर, इसकी जो मैं हम वैल्यू रखेंगे उससे x की वैल्यू डिसाइड होगी। अगर हम y को रखते हैं मान लो 3, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसी तरह हम कहते हैं कि स्वतंत्र चर क्या है, इसमें y है, ठीक है। y की हम जो वैल्यू रखेंगे उससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली बात तो ये है नियंत्रित अवलोकन, यानी कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इसका किया जा सकता है। प्रयोग की पुनरावृत्ति, यानी कि हम प्रयोग बार बार करके देख सकते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसे हम बार बार करके देख सकते हैं। अगर सेम रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब वो उसका कारण और प्रभाव, उसका जो परिणाम है सबका सेम आएगा। जैसे हम साइंस में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हम 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स ले लें और एक ऑक्सीजन का ले लें, तो ये बन जाता है H2O। H2O मतलब वाटर, ओके। तो चाहे वो टैप का वाटर हो, नल का पानी हो, समुद्र का हो, नदी का हो, कहीं का भी हो, तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो H2O ही होते हैं ना। इसी तरह ये कहता है कि अगर हम प्रयोग की पुनरावृत्ति करते हैं और रिजल्ट वही आता है, तो इसका मतलब कारण और उसका परिणाम सबके लिए बराबर ही होगा, एक जैसा ही होगा। फिर है परिणामों का परिणात्मक माप, जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं उनका परिणात्मक माप का क्या मतलब होता है, ऐसा मेजरमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ रिजल्ट जिसको हम मेजर कर सकें, ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा, ये नंबर्स की फॉर्म में आएगा। परिणात्मक उसे कहते हैं, गुणात्मक में हम क्वालिटी देखते हैं और परिणात्मक में हम क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है। वो भी मेजर किया जा सकता है और कारण और परिणाम के संबंध का निर्धारण भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के हमने क्या कहा कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एक तो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, फिर मनोविज्ञान में भी और समाजशास्त्र में भी होता है। साथ में ये क्या होता है, ये कारण और परिणाम का संबंध बताता है, ठीक है, और इससे प्रयोग को हम पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं और इनके बीच में नियंत्रित अवलोकन भी किया जा सकता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पढ़ते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान, मीन्स हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान ऐतिहासिक समकों पर आधारित होता है। ऐतिहासिक जैसे कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के जो हमारे पास हिस्टोरिकल समक मीन्स डाटाज होते हैं ना, उस पर होता है कि जैसे कोई चीज़ इतिहास में हो चुकी है पहले, उसके जो हमारे पास डाटाज हैं उस पर के आधार पर हम रिसर्च करें। तो ऐतिहासिक रिसर्च का मतलब ये होता है जो इतिहास में हो चुका है उसके डाटाज के बेस पर रिसर्च करना। यह माना जाता है कि सभी अनुसंधान प्रकृति से ऐतिहासिक ही होते हैं। जो भी हम रिसर्च करते हैं प्रकृति से ऐतिहासिक ही होते हैं, क्योंकि पहले इतिहास में कुछ हो चुका है, चाहे वो 2 दिन पुराना ही क्यों ना हो, तो जो भी चीज़ पुरानी हो जाती है वो ऐतिहासिक होती है। तो ऐतिहासिक प्रकृति की होते हैं क्योंकि अनुसंधान समंक, अभिलेखों, स्मृति चिन्हों तथा कालिक समंकों पर आधारित होता है, ठीक है। तो अब समंक अभिलेख क्या है, डाटा के बारे में अगर हमने कोई रिकॉर्ड्स रखे हैं वो। स्मृति चिन्ह यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनके जो स्मृति चिन्ह है, जैसे कि हम कहते हैं कि लाल किला, तो लाल किला में के जो स्मृति चिन्ह है वो। या कालिक समंक होता है, कालिक मतलब काल, काल मतलब समय, समय पर आधारित जो हमारे पास डाटा होते हैं उन पर आधारित होता है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान पूर्व समंकों पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुसंधान आवर्ती मूलक भी होता है, ठीक है। जैसे हम किसी के डाटाज निकालते हैं तो हम कहते हैं ना कि इसकी आवृत्ति ये है, फ्रीक्वेंसी, जैसे हम 550 to 60 लेते हैं, ठीक है, हम ये कहते हैं 5 टाइम्स हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है, 5। तो इस पर ही आधारित नहीं होता बल्कि पूर्व तथ्यों पर भी आधारित होता है और उसका पूरा विश्लेषण करता है। तो सिर्फ ना केवल ये आवर्ती मूलक होता है बल्कि पूर्व तथ्यों पर, जो पुराने फैक्ट्स है ना, उसका भी ये विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान को घटनाओं का आलोचनात्मक अन्वेषण भी कहा जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधानों को अनुभवों का विकास भी कहा जाता है, क्योंकि अनुभव का विकास होता है। इतिहास में जो हो चुका है उस पर हम रिसर्च करें तो कुछ नए अनुभव भी होंगे, ठीक है, तो पुराने अनुभव के साथ साथ नए अनुभवों का विकास होता है। वैधता का सावधानी पूर्वक साक्ष्य भार है। तो अगर किसी चीज़ की वैलिडिटी निकालनी है तो हम देखते हैं ना कि इसका जो साक्ष्य है, प्रूफ है, वो क्या है, उसकी वेटेज है, तथा ये भारित साक्ष्य का निर्वचन भी है, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रूफ होते हैं वेटेड प्रूफ उसे कहा जाता है, तो इसको ये अप्लाई भी करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो 2 डाटाज होते हैं ना हमारे, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा होते हैं जो किसी ने खुद किए होते हैं, खुद ही उसको कलेक्ट किया होता है, और द्वितीयक समंक होते हैं, सेकेंडरी डाटा जो पहले से ही किसी ने कलेक्ट कर रखे होते हैं, हमने उसको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है वर्तमान को समझने के लिए और भविष्य में लागू होने वाली प्रवृत्तियों से व्याख्या एवं सामान्यीकरण निकलता है। तो देखिए हिंदी के हमारे प्यारी हिंदी है, इसके थोड़े से जो वर्ड्स होते हैं टिपिकल होते हैं समझने में, लेकिन पेपर में हमें थोड़ा इसी हिसाब से लिखना होता है जिससे कि
मतलब थोड़ा सा तो हैवी वर्ड्स हमें लिखें, जिससे कि हमारी बात में थोड़ा सा वेट आए। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, क्या इसका गोल है? वर्तमान को समझने के लिए, अगर हमें प्रेजेंट को समझना है और भविष्य में लागू करना है, फ्यूचर में किसी चीज़ को लागू करना है, तो हमें जो हमारा इतिहास है ना, उसको समझना ज़रूरी होगा, ठीक है ना? तो जैसे होता है ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अगर हमें पास्ट की चीज़ें पता होंगी, उसके आधार पर हम वर्तमान में उसे समझेंगे और भविष्य के लिए उसे लागू करेंगे, उसका सामान्यीकरण करेंगे, जनरलाइजेशन करेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि एक चीज़ जो किसी एक के लिए सही है, वो सभी के लिए सही है, तो उसे सामान्यीकरण कहा जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत से हमारे संबंध को समझने में सहायता करता है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? अतीत है हमारी हिस्ट्री, ठीक है? तो उससे हमारे क्या रिलेशन है, उसको समझने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त हम भविष्य में भी बुद्धिमत्तापूर्ण योजना बना सकते हैं, क्योंकि हमने अपने पास्ट से सीखा, प्रेजेंट में उसे समझा और फ्यूचर में हम उसे उसके आधार पर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें भी ऐतिहासिक अनुसंधान हमारी सहायता करता है। तो ये था ऐतिहासिक अनुसंधान। फोर्थ हमारी टिप्पणी है तुलनात्मक अनुसंधान विधि की। तुलनात्मक अनुसंधान किसे कहा जाता है, ये कैसी विधि है? तो ये होता है कंपैरेटिव रिसर्च मेथड। इस विधि को विकासवादी विधि या उत्पत्ति मूलक विधि भी कहा जाता है। तुलनात्मक विज्ञानों से संबंधित विधि को तुलनात्मक विधि कहा जाता है। तो जो भी तुलनात्मक विज्ञान है, जैसे कि हमारा साइंस है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान है, या फिर हमारा साइंस है, या फिर हमारा कोई मनोविज्ञान है, तो कोई भी जो विज्ञान है उनका तुलना की जाती है, इसलिए इसे तुलनात्मक विधि भी कहा जाता है। इन विज्ञानों में शामिल है तुलनात्मक भाषा शास्त्र, तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान, मतलब जो कंपैरेटिव एटोनॉमी होती है, तुलनात्मक शरीर क्रिया विज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान इत्यादि। जब एक से अधिक विकासवादी या उत्पत्ति मूलक क्रमों के निर्धारण में तुलनात्मक विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, तब इसे विकासवादी विधि के रूप में वर्णित किया जाता है। तो जब हम एक से अधिक विकासवादी या उत्पत्ति मूलक होते हैं, किसी चीज़ की उत्पत्ति होना और उसके पूरे क्रम है वो लगातार चल रहा है, अगर इसमें हम तुलनात्मक विज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो इसे विकासवादी विधि के रूप में वर्णित किया जाता है। सर्वप्रथम जिस विज्ञान में विकासवादी विधि का प्रयोग किया गया है, वह है तुलनात्मक भाषा शास्त्र। तो सबसे पहले तुलनात्मक विधि का प्रयोग हमने कहाँ पे किया था? तुलनात्मक भाषा शास्त्र में किया था। डार्विन एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी विकासवादी विधि का ही प्रयोग किया है। उन्होंने तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान में विकासवादी विधि का प्रयोग किया था। जैव के उद्भव में जितने भी सिद्धांत हैं, जैव के ये जो हमारी साइंस है, ठीक है, उसमें जितने भी सिद्धांत हैं, वे सभी विकासवादी विधि के प्रयोग पर ही आधारित होते हैं। तो जो हमारी साइंस है ना, बेसिकली जिसमें हम तुलना कर सकते हैं, जैविकीय होते हैं और अजैविकीय होते हैं। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसे जैविकी कहते हैं, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक विधि जैसे पौधे, जानवर, ये तो हमारे साइंस से कनेक्टेड हो गए। इसी तरह हमारी सामाजिक रीति रिवाज, ये सोशल साइंस से रिलेटेड हो गया। मानव के विचार तथा आदर्शों में प्रयोग की जाती है कि मनुष्य के विचार क्या हैं और उनके आदर्श क्या हैं, आइडल्स क्या हैं उनके। यही वही वह ये भूविज्ञान स्तरों पे, भूविज्ञान होता है हमारा ज्योग्राफी, उसके स्तरों पर रासायनिक तत्वों के यानी कि केमिस्ट्री में विभेदन कि किस तरह से हम उसको कंपैरिजन कर पाएँ, और सौर प्रणाली में के इतिहास को समझने में भी उपयोगी है। अनुसंधान विधि में तुलनात्मक विधि के विकासवादी विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अनुसंधान विधि में तुलनात्मक विधि के विकासवादी विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि तुलनात्मक विधि को आएगा यहाँ पे विकासवादी विधि के, क्योंकि इससे धीरे-धीरे हम और ज़्यादा विकास करते हैं और ज़्यादा विकास को समझने में हमें सहायता मिलती है। तो वास्तव में तुलनात्मक विधि की तुलना करने की भी विधि कहा जाता है। तो इसका नाम ही है कंपैरेटिव, तो उसको तुलना करने की विधि भी कि 2 चीज़ों में तुलना करना। हालाँकि ये विश्वसनीय विधि नहीं मानी जाती, इतनी ज़्यादा फेथफुल विधि नहीं है, परंतु वैज्ञानिक विधि में किसी न किसी रूप में ये शामिल हमेशा रहती है, क्योंकि हमने कहा कि सामाजिक विज्ञान में भी वैसे जो हमारा साइंस से रिलेटेड है, वो भी हमारा मानव के विचार हैं, उनसे रिलेटेड भी है। तो ये सभी में शामिल होती है, इसलिए बेशक ये ज़्यादा फेथफुल नहीं हो, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक विधि में किसी न किसी रूप में शामिल अवश्य रहती है। विज्ञान का वर्गीकरण सावधानीपूर्वक तुलना की मांग करता है, क्योंकि अगर हम विज्ञान को क्लासीफाई करना चाहते हैं ना, साइंस को क्लासीफाई करना चाहते हैं, तो उसकी जो तुलना होगी तभी हम क्लासीफाई कर पाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो हम क्लास में जो रिजल्ट आता है उसमें भी हम कहते हैं कि 50 से 75 वाले स्टूडेंट कितने हैं, 75 से 100 वाले कितने हैं, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं, है ना, अलग अलग हमने इसका वर्गीकरण किया। तो उसके लिए तुलना की मांग करता है, तथा विज्ञान की प्रत्येक विधि तुलना पर ही आधारित होती है। तो ज़्यादातर जो हमारी साइंस की विधियाँ हैं ना, वो कंपैरिजन पर ही आधारित होती हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि सभी विधियाँ जो विज्ञान की होती हैं वो तुलनात्मक होती हैं।
तो आज की क्लास में हमने 4 महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ पढ़ी हैं, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।